अच्छा, हमारे पास चैप्टर नंबर 7 जो है मैकेनिक्स का, यह है काइनेमैटिक्स के ऊपर। काइनेमैटिक्स कहते हैं किसी बॉडी की मोशन को स्टडी करना, किसी पार्टिकल की मोशन को स्टडी करना विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्सेस, के उन फोर्सेस का हवाला दिए बगैर कि वो क्यों मूव कर रहे हैं, किस वजह से मूव कर रहे हैं, कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, कौन सा एंगल, ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये मूव कर क्यों रहा है, हम कहते हैं ये मूव कर रहा है और बस हम उस मोशन को स्टडी कर लेते हैं। इस ब्रांच को हम काइनेमैटिक्स का नाम देते हैं। डेफिनेटली ये मैकेनिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग मोशन को ही स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स के डिफरेंट आगे से डायनामिक्स, काइनेमैटिक्स डिफरेंट किस्म की ब्रांचेस हैं। तो आप इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन को, सो आपको इसका बेटर पता है। तो इसमें जब हमने मोशन को स्टडी करना है, तो मोशन को स्टडी करने के लिए हमें पोजीशन को स्टडी करना पड़ता है। सो पोजीशन वेक्टर इसमें एक आ जाता है। नंबर 2, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। सो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग। नंबर 3, वेलोसिटी, स्पीड की बात आ जाती है। नंबर 4, एक्सेलरेशन की बात आ जाती है। और इसके अलावा हमारे पास जो है एक्सेलरेशन के बाद इनके कंपोनेंट्स आ जाते हैं डिफरेंट्स। एक इसमें कंपोनेंट्स आ जाते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। एक इसमें आ जाते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट्स। और थर्ड इसमें आ जाते हैं, इसको फर्स्ट कह देता हूँ, इसको मैं सेकंड कह देता हूँ। थर्ड इसमें आ जाते हैं रेडियल कंपोनेंट्स, रेडियल एंड ट्रांसफर। तो ये 3 तरह के कंपोनेंट्स आपके पास इसमें, इस चैप्टर में हम इनको भी स्टडी करेंगे। सो नंबर 1 हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम लोग कहते हैं कि जब आपने किसी बॉडी की पोजीशन बतानी, किसी जगह का ना पता किसी को बताना होता है। जैसा कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि हमारे कॉलेज किस जगह पे है, आप उसको किसी पोजीशन से बताते हैं। आप कहते हैं जिनाह स्टेडियम पुल से, ये जिनाह स्टेडियम पुल है, इधर से मरे कॉलेज 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिनाह स्टेडियम का जो पुल है। तो किसी रेफरेंस से आप अपनी जो है ना, जो आप लोकेशन किसी को समझाना चाह रहे हो, आप उसे समझाते हो। तो आमतौर पे हम जब पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, हम R से डिनोट करते हैं। जैसे ये 5 है और हम कहते हैं P एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन बतानी है मैं कहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू O से इसका डिस्टेंस जो है ना P पॉइंट का R है, तो हम O से उसका डिस्टेंस बताते हैं। ओके, सो OP इज R। तो नंबर 1 हम बात करते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट्स की। कार्टेशियन कंपोनेंट्स आपके पास जो है, लेट्स से कि इस तरह से आपका एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल है, वो इस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है और किसी टाइम t के ऊपर आपका पार्टिकल जो है वो इस जगह पे है। जैसे आपकी गाड़ी है, वो रोड के ऊपर चलती है, तो रोड आपका कर्व है। ठीक है, तो आपका पार्टिकल इस जगह पे चल रहा है, इस जगह पे ट्रेवल कर रहा है, तो ये आपका रोड है इस वक्त, ये जो मैंने टेढ़ा सा बनाया है आर की फॉर्म में। इसके ऊपर आपका जो पार्टिकल है वो किसी टाइम t के ऊपर, लेट्स से कि इस जगह पे है। और मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लेते हैं कि इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू O, किसी एक जगह से मेजर करना है ना, तो मैं O से मेजर कर रहा हूँ। इसकी पोजीशन है R।
ठीक है। अब आपको पता है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर तक ये पार्टिकल है ना, इधर इसको इधर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो आपके पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक्स की तरफ से ये है, मैं इसको स्मॉल एक्स कह देता हूँ, और वाई की तरफ से उसकी पोजीशन इतनी है, वाई की तरफ से उसका डिस्टेंस इतना है, इसे मैं स्मॉल वाई कह देता हूँ। इसको हम लेट्स से के क्यू का नाम दे देते हैं, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। आप लिखते हो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू पी, ठीक है। हेड टू टेल रूल से आप इसको लिखते हैं। ओ पी आपके पास इक्वल है आर के, ओ क्यू इक्वल है एक्स के, एक्स के साथ आपका आई कंपोनेंट आएगा, ठीक है। ये हम एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। सो एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर आएगा, और क्यू पी आपका इक्वल है वाई के, तो इसके साथ आपका वाई कंपोनेंट के साथ आपका जे यूनिट वेक्टर आएगा, ओके। तो आर इक्वल आ गया एक्स आई प्लस वाई जे के। अगर आप आर को मेजर करना चाहते हैं तो आप एक्स को भी मेजर करते हैं और आप लोग वाई को भी मेजर करते हैं। अब आप अगर इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हम लिखते हैं डी आर बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। या आपने जो आर वेक्टर निकाला है, डी आर बाई डी टी निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई ओवर डी टी। तो ये हमारे ये x के अलॉन्ग कंपोनेंट है और वेलोसिटी का, और ये y के अलॉन्ग, क्योंकि डी एक्स बाई डी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और ये y के अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है। अगर मैं इसका फिर से डेरिवेटिव ले लूँ, डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये आएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर। ये आपका एक्सेलरेशन का एक्स और वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट है। सो इनको हम कहते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ओके। तो ये तो बस इतना, ये तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल हेड टू टेल रूल लगाया है, आर की वैल्यू निकाल ली और 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेके, एक दफ़ा मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया, एक दफ़ा मैंने एक्सेलरेशन जो है उसे फाइंड आउट कर लिया है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है प्रूफ करें कि वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। ये आपका पाथ है, ये वाला। कहता है वेलोसिटी हमेशा इस पर टेंजेंट होती है, उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा टेंजेंशियल फॉर्म में होती है। नॉर्मल ये है ना आपका कर्व, इसके ऊपर इससे हम कहते हैं टेंजेंट, और इस पर परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये टी और एन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। टी इज टेंजेंट, वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो कहता है वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी है। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है इसका भी। हमने पढ़ा है कि डी आर बाई डी टी इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डी आर ओवर डी एस मल्टीप्लाई बाय डी एस बाई डी टी, क्योंकि आपका जो आर है वो डिपेंड, ये जो कर्व है ना आपकी आर्क लेंथ, इसे हम कहते हैं एस। तो आपकी जो वेलोसिटी है डी आर बाई डी टी जो है, जो आपका आर वेक्टर है वो डिपेंड कर रहा है एस के ऊपर। सो मैं इस पर एस के साथ डिवाइड और एस के साथ मल्टीप्लाई करके चेन रूल बना सकता हूँ, ठीक है। ये डी एस से कट जाएगा, डी आर बाई डी टी ही बचेगा। अच्छा, डी एस बाई डी टी ये भी वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है। लेकिन ये इसकी स्केलर क्वांटिटी है, इसे हम v से डिनोट करते हैं। डी आर बाई डी टी इक्वल आ गया डी एस बाई डी टी को मैंने स्पीड
ठीक है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वैल्यू। अगर आप इधर से ds/dt की बात करें ना, तो ds/dt वाला क्या आएगा, ये जो आपने dr/dt निकाला है इसका मैग्नीट्यूड। और आप फिजिक्स में पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा इजी है। आई कंपोनेंट का भी स्केयर लेते हैं, जे कंपोनेंट का भी स्केयर, ऊपर स्केयर रूट। सो ds/dt जो है वो बेसिकली इक्वल होता है dx/dt का भी स्केयर, आई कंपोनेंट का भी स्केयर, जे कंपोनेंट का भी स्केयर, इसके ऊपर स्केयर रूट। ओके, तो आपके पास ये आ गया v इंटू dr/ds। अच्छा, इसमें ये जो वेक्टर है dr/ds यानी कि r में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू s, ये बेसिकली जब आप r में चेंज लोगे विथ रिस्पेक्ट टू s, ठीक है, ये s है, तो ये वेक्टर इधर बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर जो टेंजेंट dr/ds का मतलब है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हमें पता है हम टेंजेंट को कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू s है। तो ये dr/ds जो है ये एक वेक्टर होगा जो कि पैरेलल होगा टेंजेंट के। ठीक है, ये टेंजेंट इस तरह से इस पर टेंजेंट बन रहा है ना, ऐसे पॉइंट P के ऊपर, लेट से ऐसे। तो dr/ds जो है ये डेरिवेटिव होने की वजह से, डेरिवेटिव टेंजेंट होता है कर्व के ऊपर, तो dr/ds इज अ डेरिवेटिव और टेंजेंट। डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंट, को पता है इस चीज का। अच्छा, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये तो हमें पता है कि ये बात आपने याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शायद आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। dr/ds इज कॉल्ड इज अ वेक्टर पैरेलल टू द टेंजेंट वेक्टर। बेटा बेटा अभी समर नहीं आया, सोनी है। अच्छा, मैं भी आता हूँ। अच्छा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा r ओवर डेल्टा s, डेल्टा s अप्रोचिंग टू 0। डेरिवेटिव में लिमिट्स की फॉर्म में, और जब डेल्टा s 0 को अप्रोच करेगा तो उस वक्त डेल्टा r और डेल्टा s आपस में सेम होते हैं, तो इसका आंसर 1 आ जाता है। सेम होने की, तो आपके पास इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आएगी और डायरेक्शन इसके अलॉन्ग आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं v t यूनिट वेक्टर प्लस, अच्छा इसका देखिए क्या मतलब है, डेल्टा r ओवर डेल्टा s का। मान लें कि आपका पार्टिकल इधर है और फिर आपका पार्टिकल थोड़े से टाइम के बाद आपका जो पार्टिकल है वो पॉइंट P से मूव करके पॉइंट Q की तरफ आ जाता है। इधर इसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू T वो आपके पास R है। इधर इसका पोजीशन वेक्टर जो आपके पास R है, और इधर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा पॉइंट आगे चला गया ना, तो हो जाता है R प्लस डेल्टा R। तो फिर डेफिनेटली ये वाला जो वेक्टर होगा ये होगा डेल्टा R। इसको आप इजीली निकाल भी सकते हैं, O Q इज इक्वल टू OP प्लस PQ, हेड टू टेल रूल से। OQ इक्वल है R प्लस डेल्टा R, OP इक्वल है R के प्लस PQ। ये इधर आके माइनस होगा, कट जाएगा, तो आपके पास PQ जो वो डेल्टा R के इक्वल आ जाएगा। ये जो आर्क लेंथ आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये होती है डेल्टा S। मैं ये बात कर रहा हूँ डेल्टा R ओवर डेल्टा S की, कि अगर डेल्टा R ओवर डेल्टा S की बात करें, जब आपका पॉइंट Q जो है वो बहुत ज़्यादा दूर ना हो, पॉइंट P और पॉइंट Q आपस में बहुत ज़्यादा करीब हो, P अप्रोच कर रहा हो Q को, ओके, यानी कि इधर करके हो, तो उस केस में जब आप इनको लेट्स से कि Q इधर है, तो जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे आपस में, तो जब आप
Q और P को मिलाएंगे, जैसे इधर मिलाया था, तो नोट करें कि डेल्टा R और डेल्टा S में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा आपको। इधर तो नज़र आ रहा है ना, ये सीधी लाइन बन रही है, ये कर्व सी बन रही है, लेकिन जब Q बहुत ज़्यादा करीब होगा, इतना करीब कि तकरीबन अप्रोच कर रहा होगा P को, आपका Q जो है इधर करके बनेगा, उस केस में आप ये दोनों को आपस में सीधी लाइन से मिलाएंगे या कर्व से मिलाएंगे, तो डेल्टा R और डेल्टा S, ये कर्व वाली लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये दोनों तकरीबन सेम ही बनेगी। जब सेम ही बनेगी यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो सेम है तो काट के आंसर 1 दे देंगे। सो डेल्टा R ओवर डेल्टा S जो मैंने लिखा 1 के इक्वल होगा, वो इस वजह से है। ये कब होगा? जब P अप्रोच कर रहा होगा Q को, जब टाइम इतना कम अभी गुजरा होगा कि तकरीबन डेल्टा T अप्रोचिंग्स टू 0, ठीक है। तो उस केस में, dr/ds की डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट होगी और इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। सो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, आप देखें बड़ा इजीली अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसकी डायरेक्शन, क्योंकि dr/ds एक वेक्टर है, ठीक है। जब आपको पता है कि एक वेक्टर है ना v वेक्टर इक्वल होता है, एक वेक्टर यूनिट वेक्टर इक्वल होता है उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर इक्वल हो गया एक तो उसकी डायरेक्शन, एक उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो 1 आ गई है और डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट आ गई है। सो dr/ds जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्शन टेंजेंट मैग्नीट्यूड सिर्फ t आ जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी का सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट यानी कि सिर्फ अलॉन्ग द टेंजेंट ही निकल रही है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ इधर +0 × n। इस नॉर्मल के अलॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं आया। सो प्रूव हो गया कि वेलोसिटी जो है इज़ ऑलवेज अलॉन्ग द टेंजेंट टू द पाथ एंड हैविंग नो कंपोनेंट अलॉन्ग नॉर्मल। तो ये क्वेश्चन आपका जो ये पूरा हो गया, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल और नॉर्मल आपने जो है कंपोनेंट्स भी निकाल लिए, कार्टेशियन कंपोनेंट्स, और मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि वेलोसिटी जो होती है वो अलॉन्ग द टेंजेंट टू द पाथ होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक्सेलरेशन भी निकालना चाहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में तो आपने जान लिया कि वेलोसिटी जो होती है वो अलॉन्ग द टेंजेंट टू द पाथ होती है और इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता अलॉन्ग द नॉर्मल। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लेता हूँ, dv/dt इज इक्वल टू v साथ आएगा या इसका v का डेरिवेटिव ले लें, dy/dt dv/dt। मैं इधर प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, u.v फॉर्म, इसका डेरिवेटिव t साथ वैसे ही प्लस v साथ वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव एक साथ आ गई, दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी साथ आ गई पहली का डेरिवेटिव। ओके, ये 0 का तो डेरिवेटिव 0 ही आ जाएगा ना, उसको तो मैं नहीं लिख रहा आप साथ। अच्छा, ये हो गया एक्सेलरेशन का, ये मतलब dv/dt इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन का हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट, और इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, dv/dt प्लस v। अच्छा देखिए, dt/dt ये टेंजेंट है और ये टाइम है, दोनों में फ़र्क है। ये मैं इसके ऊपर हैट लिख रहा हूँ टेंजेंट शो करने के लिए। आपको पता है कि t.t 1 के इक्वल होगा, दो वेक्टर सेम वेक्टर लें उनकी डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल आती है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, t साथ आ गया, इसका डेरिवेटिव dt/dt प्लस फिर ये t साथ आ गया ये वाला, और इसका डेरिवेटिव dt/dt और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया 2t.dt/dt इक्वल टू 0। दोनों सेम है, प्लस हो जाएंगे, 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा, t.dt/dt इक्वल टू 0। t आपका टेंजेंट है, dt/dt ये जो है ये इस पे परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर, और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर मैंने शुरू में बताया था कि नॉर्मल होता है। इसका मतलब है कि dt/dt जो है ना, ये एक वेक्टर है अलॉन्ग नॉर्मल। तो इसका मतलब है ये नॉर्मल कंपोनेंट देगा मुझे dt/dt जो है एक्सेलरेशन का। एक बात का तो मुझे पता चल गया। अच्छा देखिए, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जब आप इसको फिगर्स में देखते हैं तो ये ठीक है, ये आपके पास जो है लेट्स से कि ये पॉइंट है, इधर P इसका पोजीशन वेक्टर R है,
विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये एंगल मान लेते हैं कि साई है जो कि बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट पी का। आपका पार्टिकल पी से कुछ टाइम डेल्टा टी में मूव करके क्यू पे जाता है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास बन जाता है आर प्लस डेल्टा आर। पोजीशन वेक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली मैंने आगे भी बताया कि ये वाला जो है ये डेल्टा आर आएगा, इसको हम कहते हैं डेल्टा एस। ये जो एंगल थोड़ा सा ये इसको हम कहते हैं डेल्टा साई, तो थोड़ा सा एंगल में चेंज आया है। अच्छा, ये हल्का सा मूव करता है आपका पार्टिकल थोड़े से डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो में। बस आपको फिगर में दिखाने के लिए मैं पॉइंट क्यू को काफ़ी दूर दिखा रहा हूँ। आपका जो टेंजेंट वेक्टर है, जो इसके ऊपर टेंजेंट वेक्टर बन रहा है पॉइंट पी के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा होगा इस एंगल साई के ऊपर। एंगल अगर आपका साई बदले तो आपका टेंजेंट वेक्टर भी बदल जाता है। सो टी टेंजेंट वेक्टर इज डिपेंड अपॉन साई। और जो आपका एंगल साई होता है वो साई जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी आर्क लेंथ के ऊपर, कि आपकी आर्क लेंथ कैसी है। ठीक है, तो ये आर्क लेंथ आपकी जो एस जो आपने पाथ उसको दिया है, इसके ऊपर आपका एंगल साई डिपेंड कर रहा होता है। सो डी साई ओवर डी एस, और एस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है टी टाइम के ऊपर। ठीक है, सो डी एस बाई डी टी। तो देखें ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, डी टी बाई डी टी ही बचेगा। तो जिस पर उसकी डिपेंडेंस थी उनको मैंने इधर बना दिया, चेन रूल लगा दिया मैंने। यूनिट टेंजेंट की डिपेंडेंस जो थी वो साई के ऊपर थी, साई की डिपेंडेंस एस के ऊपर थी और एस की डिपेंडेंस टी के ऊपर थी। ओके, डी वी ओवर डी टी प्लस वी डी एस बाई डी टी, आपको पता है आप इसे वेलोसिटी कहते हैं। डी साई ओवर डी एस जो है इसका भी आपको भी शायद आपने कभी इसे पढ़ा हो। डी साई बाई डी एस इज कॉल्ड कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर कहते हैं कि किसी कर्व के अंदर कितना बेंड आता है, कितना किस एंगल के साथ आपका कर्व जो वो बेंड। वैसे लाइन है, लाइन का कर्वेचर ज़ीरो होता है, इसमें के की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, सो डी साई बाई डी एस, एस में चेंज, डी एस बाई डी साई आप कह लें, एस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एंगल। इसे हम कहते हैं कि किस एंगल के साथ आपका कर्व जो है वो चेंज हो रहा है, किस एंगल के साथ आपका कर्व बेंड हो रहा है, इसे हम नाम देते हैं कर्वेचर का। तो इसकी जगह पे तो कर्वेचर, और इसकी वैल्यू होती है कैलकुलस के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों ने कैलकुलस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर कर्वेचर शायद आपने पढ़ा हो, कर्वेचर इक्वल होता है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्केयर, डेरिवेटिव लेते हैं उसका, इसकी पावर 3/2 ओवर डी स्केयर। मैंने इसको एग्जांपल्स में निकाला भी है, तो फिलहाल आप इसकी वैल्यू को एज इट इज़ याद कर लें। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसे डिटेल में बताएंगे कर्वेचर एक्चुअली कैसे निकलता है। डी टी बाई डी साई, आपको पता है कि टी जो है टेंजेंट वेक्टर है। अगर मैं इसे रिजॉल्व करूँ कंपोनेंट्स में तो ये बनेगा, इधर इधर टेंजेंट बन रहा है, ऐसे एंगल साई बना रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा एक्स के अलॉन्ग कॉज प्लस वाई के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट आएगा साइन। ठीक है, क्योंकि इधर उसकी मैग्नीट्यूड आती है, जिस मैग्नीट्यूड 1 है। सो टी जो आएगा वो टी की, जैसे आप कोई आपके पास एक फोर्स दे रखी हो तो आप लिखते हैं इधर एफ कॉस थीटा, इधर वेक्टर होता है, और इधर आप लिखते हैं एफ साइन थीटा। इधर इसका मैग्नीट्यूड होता है इस फोर्स का, तो चूँकि टी यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा। सो इधर आएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, तो ये 1 1, तो आपके पास सिंपल टी जो बचेगा वो सिर्फ बनेगा कॉज और साइन। अगर आपके पास जो टी बना है कॉज आई के अलॉन्ग कॉज कंपोनेंट, वाई के अलॉन्ग साइन कंपोनेंट, अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे विद रिस्पेक्ट टू साई तो ये बन जाएगा कॉज, ये जो चीज़ आप डी टी बाई डी साई निकालना चाह रहे हैं, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव कॉज। तो ये डी टी बाई डी साई जो है ये जो चीज़ बनी ये इक्वल होती है एन के। सो डी टी बाई डी साई जो है ये इक्वल आ जाएगा एन के। तो ये नॉर्मल कंपोनेंट आ गया, कितना आ गया, ये वाला नॉर्मल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, के वी स्केयर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंजेंशियल कंपोनेंट ये है, पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें, टेंजेंशियल कंपोनेंट और के वी स्केयर करें तो आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट। ये किस तरह से एन के इक्वल आता है,
ये वाली चीज़, ये आप थोड़े कंफ्यूज हो गए इसमें। ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। अगर आप इसमें 90 ऐड कर दें इसमें, देखें क्या बनता है। ये आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें 90 ऐड कर दें। जैसे ही आप 90 ऐड करोगे इनमें, तो ये टेंजेंट की बजाय ये बन जाएगा नॉर्मल। इसे ओपन करें, cos 90 cos साई माइनस साइन 90 साइन साई साइन 90 cos, फंडामेंटल फार्मूला से इसको ओपन करने से आपके पास यही चीज़ बचेगी इधर। सो ये सारा जो है ये बेसिकली नॉर्मल के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये नॉर्मल, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं 90 ऐड करके। तो ये आप इधर पुट कर देते हैं dt। तीन लहदा इनकी, ये वेलोसिटी, ये कर्वेचर, और ये आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल वेक्टर बनता है dt/d साई जो है। तो ये हमारे इसमें दो टॉपिक कवर हैं। इसमें बाद में रेडिकुलर और एग्जांपल्स में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। ठीक है, आप इन्हें करें। कोई क्वेश्चन है तो इसमें पूछने, फिर हम चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों को सेंड करेंगे।